हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एज फ्रॉम द कॉलोनियल टू कंटेम्परेरी। जो टाइम से का सब्जेक्ट है हमारा डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट है ये। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के बारे में बात करेंगे जो आज वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो इस वीडियो के अंदर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को डिस्कस करेंगी। इसकी अगर पीडीएफ किसी को बाय करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां पर जाकर आप मैसेज करके इस पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नहीं लेनी है तो नो इशू, आप लोग वीडियो देख के भी अपनी जो एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि नई दिल्ली को 1931 में ब्रिटिश जो भारत की राजधानी बनाया गया था, तो उसके बारे में बताना है। क्यों बनाया गया था, क्या रीजन थे, क्या 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 प्रभाव हमें देखने को मिले थे। तो दिल्ली कॉलेज ने जो आधुनिक दिल्ली के निर्माण में जो नए तरीकों है उनका योगदान दिया था, तो उसके बारे में भी बताना है। पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो जैसे भारत का जो इतिहास है ना, वो कई महत्वपूर्ण घटनाएं, संस्थान, इन सब चीजों से भरा पड़ा हुआ है। इसमें नई दिल्ली और दिल्ली कॉलेज ये दो ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन्होंने आधुनिक भारत को विशेषकर मतलब दिल्ली के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। नई दिल्ली को राजधानी बनाना और जो दिल्ली कॉलेज की स्थापना करना, दोनों घटनाओं ने भारत के जो सामाजिक, राजनीतिक जो और शैक्षिक विकास में इसमें अपना मील के पत्थर वाली जो बात है उसको साबित किया है। इन दोनों पहलुओं को हम इसमें मतलब डिटेल्स में हम पढ़ेंगे अभी। तो जो नई दिल्ली है ना, क्या नई दिल्ली को 1931 में जो ब्रिटिश भारत है उसकी राजधानी बनाया गया था, इस बात को देखेंगे। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि इसको बनाया गया था। जो नई दिल्ली है 1931 में ब्रिटिश भारत की राजधानी इसको बनाया गया था। वो कैसे स्टार्टिंग, इसमें फर्स्ट भूमि क्या है इसकी। तो जो अंग्रेज है ना, उन्होंने 1911 में कोलकाता से भारत की जो राजधानी है उसको दिल्ली में स्थानांतरित, मतलब पहले कोलकाता को बनाया था लेकिन फिर उन्होंने बदल दिया था। उसके बाद इन्होंने दिल्ली को ही राजधानी बनाने के लिए निर्णय लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले कोलकाता को बना रहे थे। तो इसका मुख्य कारण क्या था, इसका मुख्य कारण ये था कि दिल्ली जो है ना वो भारत के केंद्र में स्थित थी, मतलब सेंटर में स्थित थी। और इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी ना इसका जो महत्व है बहुत ज्यादा था अकॉर्डिंग टू अदर स्टेट से। तो मतलब वो कोलकाता को बनाया था तो उससे उनका जो ऐतिहासिक महत्व था वो ज्यादा था, इसलिए ये दिल्ली को ही राजधानी बनाना चाहते थे। तो नई दिल्ली की जो योजना है, तो 1912 में प्रसिद्ध जो ब्रिटिश वास्तुकार है सर एडविन लुटियंस और हेrbert बेकर ने नई दिल्ली की योजनाएं बनानी स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। इसमें राजपथ, राष्ट्रपति भवन, तब इसको ना वसराय हाउस भी कहते थे राष्ट्रपति भवन को, इंडिया गेट, संसद भवन जैसे जो भव्य इमारतें हैं इसका भी निर्माण किया गया था दिल्ली के अंदर। 1931 में उद्घाटन। तो लगभग 20 वर्षों की मेहनत के बाद 1931 में नई दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की जो राजधानी है वो घोषित कर दिया गया था। और ये एक संयोजित और भव्य शहर के रूप में भी उभरी थी जो अंग्रेजों की शक्ति और स्थापत्य कला का भी प्रतीक बन चुकी थी न्यू दिल्ली। अब दिल्ली कॉलेज की बात करें तो दिल्ली कॉलेज ने आधुनिक दिल्ली के निर्माण में किन तरीकों को योगदान दिया था। दिल्ली कॉलेज का इतिहास। दिल्ली कॉलेज की जो स्थापना है वो 1825 में की गई थी। उस टाइम में दिल्ली अंग्रेजी विद्यालय के नाम से जानी जाती थी और बाद में इसका जो नाम है वो दिल्ली कॉलेज रख दिया गया था। और ये देश पहले जो एक आधुनिक उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक बन गया था। तो इसके योगदान क्या थे, तो पश्चिमी पूर्वी ज्ञान का संगम। तो दिल्ली कॉलेज ने एक अनूठा काम किया था, मतलब एक अनूठा कार्य किया था, इसमें जो अरबी, फारसी, उर्दू और संस्कृत जैसी जो प्रारंभिक जो भाषा है उसके साथ साथ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल जैसे आधुनिक विषय इनकी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी गई थी उस टाइम में। तो इसने छात्रों को दोनों प्रकार की शिक्षाएं दी थी जिससे वो नए युग के लिए भी तैयार हो सके। विचारों का प्रसार। तो कॉलेज में जो उर्दू डिपार्टमेंट है ना उसके माध्यम से अनेक जो पश्चिमी विज्ञान है, दर्शन के ग्रंथों का उर्दू में भी अनुवाद किया गया था। उर्दू को भी इसके अंदर महत्व दिया गया था। इसमें जो आम जनता है और जो छात्र है वो आधुनिक विचार और ज्ञान से परिचित हो सके। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो जो दिल्ली कॉलेज उसमें विज्ञान, तर्क और शोध आधारित शिक्षा है इसको बढ़ावा दिया था। इसने छात्रों को सामाजिक सुधार, राष्ट्रवाद और आधुनिक प्रशासन के लिए भी इसने तैयार किया था।
नेता और शिक्षाविदों का निर्माण। तो इस कॉलेज ने क्या, तो इस कॉलेज से पढ़े हुए कई छात्र आगे चलकर देश के प्रमुख नेता बने थे। कोई लेखक बना था, कोई वैज्ञानिक बना था, कोई समाज सुधारक बने थे, तो जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में हम अपना योगदान भी दिया है। समाज सुधार की भूमिका, तो कॉलेज में पढ़े छात्रों ने समाज में व्यापक जो अंधविश्वास है, जातिवाद की भावनाएं, रूढ़ियों के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाई थी। इसने सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया था। निष्कर्ष है कि नई दिल्ली को 1931 में जो ब्रिटिश भारत है उसकी राजधानी बनाना एक राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था। इसने शहर को एक नई पहचान दी थी। वहीं पर उन्होंने दिल्ली कॉलेज में शिक्षा, विचार और समाज सुधार के माध्यम से दिल्ली और भारत के एक अधिक आधुनिक जो रूप है उसकी नींव रखी थी। और एक और जहां नई दिल्ली एवं जो भौतिक जो जिसकी राजधानी बनी रही, वह दिल्ली कॉलेज ने बौद्धिक राजधानी के रूप में भी कार्य किया और दोनों ने मिलकर जो आधुनिक दिल्ली है उसके रूप को एक आकार भी दिया था, जो आज भी हमारे भारत की एक पहचान बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर 1912 आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ 1912 में जो बेकन ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया था, दिल्ली लाहौर की साजिश 1914 में हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में बताना है। और राज्य अभिषेक दरबार 12 दिसंबर 1911 को ओल्ड है वो दिल्ली के उत्तर में किंग्स कैंप में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के बारे में बताना है। तो आप परिचय देख लेते हैं। तो भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। बताया कि भारत की जो ऐतिहासिक चीजें, जो भारत का जो इतिहास है उनकी घटना है वो इन सब चीजों से भरा हुआ है जो हमारा आधुनिक इतिहास है। इसमें जो कुछ ने हमारी राजधानी, संस्कृति और राजनीति की दिशा को भी बदल दिया है। और ब्रिटिश काल में 2 बड़ी घटनाएं ऐसी थी जहां जो इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे पहली जो 1911 का दिल्ली दरबार है, और दूसरी जो 1914 की दिल्ली लाहौर जो षड्यंत्र है। इसके साथ ही सर हेrbert बेकर जैसे विदेशी वास्तुकार ने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी और दिल्ली के निर्माण में ये अहम भी रही थी। इन सभी तथ्यों को हम यहाँ पर विचारपूर्वक इसको पढ़ेंगे। तो क्या बेकर ने 1912 में दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया था, और क्या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र 1914 में हुआ था? इसको डिस्कस करते हैं। जो अल्बर्ट हैबर है उसने दिल्ली का निर्माण में क्या अपनी भूमिका निभाई थी? तो सर हेrbert बेकर ने एक ब्रिटिश वास्तुकार भी रहे थे। इन्होंने लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका में काम किया था और वहां पे जिनकी जो प्रसिद्ध इमारतें हैं उनका भी इन्होंने निर्माण किया था, उनको बनाया था। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने दिल्ली की राजधानी को बनाने की योजना बनाई। तो 1912 में बेकर ने दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत की ओर मतलब भारत की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो दिल्ली का डिजाइन, बेकर ने सर एडविन लुटियंस के साथ मिलकर नई दिल्ली की योजना बनाई। उन्होंने संसद भवन, सचिवालय जैसी जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं इसको डिजाइन किया, इसको बनवाया। तो उनका योगदान आज की दिल्ली की पहचान का एक अहम हिस्सा भी बनी हुई है। दिल्ली लाहौर का षड्यंत्र, तो 1914 में ये एक क्रांतिकारी योजना थी जिसे गदर पार्टी के नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसको बनाया था। इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश शासन है उसको उखाड़ फेंकना है, और जो षड्यंत्र है भारत और विदेशों में फैले क्रांतिकारियों ने इसे मिलकर रचाया था। गदर पार्टी के सदस्य भारतीय सैनिकों को भड़काकर ब्रिटिश जो सेना है उसके खिलाफ विद्रोह करवाना चाहते थे। गदर पार्टी का यही मकसद था। 1914 में उन्होंने ये योजना बनाई थी कि लेकिन जो ब्रिटिश जो है ना खुफिया एजेंसियों को उन्हें जानकारी मिल गई थी इसकी, और उन्होंने इसको नाकाम भी कर दिया था। इसके बावजूद ये भारत के स्वतंत्र आंदोलन का एक साहसी जो प्रयास है वो माना जाता है। सेकंड पॉइंट है इसमें, राज्य अभिषेक द्वारा जो 12 दिसंबर 1911 को ओल्ड दिल्ली के उत्तर में जो एक किंग्स कैंप में आयोजित किया गया था, क्या ये सही है? इसके बारे में तो हाँ, ये तथ्य बिल्कुल सही है। जो राज्य अभिषेक दरबार तो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन की सम्राट जो किंग जॉर्ज पंचम है उन्होंने रानी मैरी के भारत के आगमन पर एक भव्य दरबार भी आयोजित किया था। उनके वेलकम पर जब वो दिल्ली आ रही थी तो उनके वेलकम के लिए आयोजित किया था। ये कार्यक्रम दिल्ली के उत्तर में स्थित किंग्स कैंप के नाम से ही आयोजित जो स्थान है इसको आयोजित किया गया था, जिसे आज कोरोनेशन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप आज सर्च करोगे कोरोनेशन पार्क के नाम से आ जाएगा। उद्देश्य और महत्व क्या थे? तो इस दरबार में भारत की जो राजधानी है उसको कोलकाता से चेंज करके दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी इसके अंदर।
और ये जो ब्रिटिश है ये शाही ताकत और प्रभुत्व की जो प्रदूषण है उसको दिखाता है। इस समारोह में हजारों जो राजा महाराजा हैं, ब्रिटिश अधिकारी हैं और जो आम जनता है वो भी इसके अंदर शामिल थी। किंग्स कैप का इतिहास, तो जो राज्याभिषेक है, दरबार का आयोजन जिस स्थान पर किया गया था उसे ही आगे चलकर नई राजधानी के लिए चुना गया था। और ये दरबार ब्रिटिश इतिहास को एक बड़ी जो ब्रिटिश इतिहास है उसकी एक बड़ी घटना भी थी और इसके बाद से जो नई दिल्ली का निर्माण है उसका रास्ता खुलने भी लगा था। तो निष्कर्ष देखें तो 1911 से 1914 के बीच की जो अवधि है वो भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हेrbert बेकर का जो भारत आगमन है और उनका जो वास्तविक योगदान है वो नई दिल्ली के भव्य निर्माण में ही हमेशा सहायक रहा है। ये कौन कौन सी मतलब भव्य जो इमारतें हैं उनका निर्माण किया गया था। जबकि जो दूसरी ओर दिल्ली लाहौर षड्यंत्र है उसमें आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक गति तो उनको दिशा दी थी। साथ में 1911 का जो दिल्ली दरबार न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहा था। ये सभी घटनाएं मिलकर उस दौर के भारत की सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को बताती हैं। इसने आगे चलकर भारत की दिशा और दशा दोनों को ही तय कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली में सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पे इसकी चर्चा करनी है और जो सामाजिकरण है उसके विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने में शहरीकरण द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताना है। तो भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली न केवल एक राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है बल्कि ये सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक जो गतिविधियां है ये उसका भी केंद्र रही है। 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली ने अनेक बदलाव देखे थे। जहाँ एक और पुरानी जो परंपरा है वो कायम थी तो वहीं दूसरी ओर नए विचार, शहरीकरण की जो हवा है वो भी इसके अंदर बहने लगी थी, इसके अंदर शामिल हो गई थी। इस आंसर में हम ये पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी के दिल्ली के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पे हम चर्चा करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे शहरीकरण ने सामाजिकरण के रूपों को जन्म दिया था। तो 19वीं शताब्दी में दिल्ली के सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य क्या थे? तो कला और संगीत और साहित्य का केंद्र। तो 19वीं शताब्दी की जो दिल्ली मुगल संस्कृति की जो गहराई है इससे प्रभावित हुआ था। दरबारों में शायरी, गजल, कावली और जो शास्त्रीय संगीत है ना इनका इसमें प्रचालन हुआ था और जो उर्दू भाषा है उसका विकास इसी काल में बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। और मिर्जा गालिब जैसे जो महान शायर है उन्होंने दिल्ली की संस्कृति को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। शिक्षा और ज्ञान का विस्तार। तो इस काल में दिल्ली कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना हुई जिससे प्रारंभिक और आधुनिक शिक्षा को एक साथ जोड़ दिया था। धार्मिक और दार्शनिक जो बहसें हैं वो भी आम थी लेकिन दिल्ली को एक बौद्धिक चर्चा का केंद्र भी माना जाता है। धार्मिक सहिष्णुता और मेल जोल। तो जो दिल्ली में हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो अन्य धर्म के लोग आपस में घुल मिलकर रहते थे। त्योहारों, मेलों और जुलूसों के जरिए सांप्रदायिक जो सद्भाव इनके अंदर बना रहता था। सब लोग साथ मिलकर अपने फेस्टिवल्स, अपने रिचुअल्स सारे साथ में मिलकर वो फॉलो करते थे। तो ये जो इसके जरिए सांप्रदायिक जो सद्भाव है ये इसके अंदर बना हुआ है इन सबके थ्रू। चांदनी चौक से जो स्थान है वो चांदनी चौक जैसा स्थान है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी बन गया था। सामाजिक परिवर्तन क्या देखने को मिलते? ब्रिटिश शासन ने पश्चिमी शिक्षा के आगमन के साथ साथ नई सोच का विकास किया। उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं के स्थान पर सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। स्त्री शिक्षा, बाल विवाह विरोध और जो विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर उन्होंने चर्चा भी की थी। सामाजिकरण के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने में शहरीकरण की भूमिका। शहरीकरण का मतलब क्या है? शहरीकरण का मतलब है गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का बढ़ना और शहरों का विस्तार होना। तो जब लोग एक साथ रहते थे, काम करते थे, सार्वजनिक स्थलों पे इकट्ठा होते थे तो सामाजिकरण यानी मतलब आपसी मेल जोल, बातचीत और सहयोग ये सब विकसित ही रहता था। शहरीकरण सामाजिकरण का संबंध क्या है? तो संवाद और विचारों का आदान प्रदान। जो शहरी क्षेत्र है उसमें लोग विभिन्न जाति, धर्म और भाषाओं से आते थे जबकि ये लोग एक साथ ही रहते थे और एक दूसरे के विचार, रीति रिवाज को समझते भी थे, उनकी इज्जत भी करते थे, उनके फेस्टिवल्स के मतलब उनको महत्व भी देते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। तो इसके जिससे समाज में सहिष्णुता और विविधता को स्वीकार करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही थी। मतलब सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उनके फेस्टिवल है वो साथ में मिलकर बनाते हैं। तो शिक्षा और जो मीडिया का विकास है वो इस प्रकार हुआ कि शहरों में स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, समाचार पत्र है उनका अधिक विकास होने लगा। इसके माध्यम से जो नई सोच, जागरूकता है इसको जन्म दिया गया। इससे सामाजिक जो परिवर्तन है वो भी संभव हुआ।
सार्वजनिक स्थल और संस्थान, तो बाजार, सिनेमा हॉल, पार्क, क्लब, ये धर्मस्थल जैसे संस्थान है, इन्होंने लोगों को एक दूसरे से मिलने, बातचीत करने और सामाजिक संबंध उसको मजबूत करने का उन्होंने अवसर दिया था। हाँ, तो नेक्स्ट है फिर कि नए पेशे और सामाजिक भूमिकाएं। तो शहरीकरण ने लोगों को एक प्रारंभिक पेशे से बाहर निकालकर नए पेशों में उनको जाने का एक अवसर प्रदान किया था। इससे जो वर्ग व्यवस्था है उसमें भी बदलाव आया था और समानता की जो भावना है उसको बढ़ावा मिला था। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कि महिलाओं की इसमें क्या उनकी जो भूमिका है उसमें क्या बदलाव आए थे। तो शहरी जो क्षेत्रों से महिलाओं की शिक्षा, उनकी नौकरी के अवसर बढ़ने लगे थे, जिससे वो जो घर से बाहर निकलकर समाज के अन्य हिस्से में जुड़ने का वो हिस्सा भी बनती जा रही थी। तो यह भी एक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण रूप बन के आया था। निष्कर्ष देख लेते हैं कि तो 19वीं शताब्दी के दिल्ली के जो सांस्कृतिक समृद्धि, साहित्य की वैभव और जो सामाजिक विविधता का ये प्रतीक बन चुकी थी। शहरीकरण ने इस विविधता को और अधिक विकसित करने का काम किया था। इसने समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाने, विचारों के आदान प्रदान को बढ़ाने और नए सामाजिक ढांचे को जन्म देने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली की सांस्कृतिक जीवन और शहर एक सेकेंड दिल्ली के सांस्कृतिक जीवन और शहरीकरण का ये प्रभाव मतलब इसका जो प्रभाव है ये हमें ये सिखाता है कि जब लोग मिलकर रहते हैं, सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो एक प्रगतिशील और समृद्ध समाज की नींव रखी जाती है उस टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्वतंत्र भारत में दिल्ली के विकास की प्रक्रियाओं के बारे में बताना है। तो जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी बन गई थी और ये एक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो आर्थिक गतिविधियां उसका केंद्र भी बन रही थी। आज के टाइम मतलब जो आज का टाइम है ना, आज आधुनिक और जो विकसित दिल्ली है वो जिस रूप में हमारे सामने मौजूद है, वे वर्षों की योजना मतलब कई वर्षों की उन्होंने योजनाएं बनाई थी, उसके विकास की प्रक्रिया है, उसके परिणाम से ही हमारे सामने ऐसे दिल्ली का जो अभी आज के टाइम में जो दिल्ली एक मजबूत राज्य बनी हुई है, भारत की राजधानी है, तो ये उन वर्षों की कड़ी मेहनत मतलब उनके विकास, उनके योजना जो प्रक्रिया है उनके थ्रू ही हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली को एक नए सिरे से बसाना और विकसित करना एक बहुत ही चुनौती का काम था कि स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को एक नए सिरे से स्टार्ट किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं वो किए, कई चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा था। तो इससे देश की सरकारों ने धीरे धीरे इसको पूरा किया है और इसी आंसर में अब स्वतंत्र भारत में दिल्ली के विकास की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्र भारत में दिल्ली के विकास की प्रक्रिया है। तो जो शरणार्थी का पुनर्वास पढ़ते हैं, 1947 के बाद जब भारत का विभाजन हुआ था, तब जो लाखों लोग हैं वो पाकिस्तान से दिल्ली की ओर आए थे और उनके लिए नए घर, कॉलोनी, सुविधाएं बनाना सबसे पहली हमारी एक आवश्यकता बन गई थी उस टाइम में। तो इसी के तहत जैसे लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, तिलक नगर, पटेल नगर जैसी जो कॉलोनियां है वो बसाई गई। ये दिल्ली के शहरी जो विस्तार है उसकी सबसे पहली जो प्रक्रिया यहाँ पर यहीं से स्टार्ट हुई थी। दिल्ली विकास में प्राधिकरण और इसकी स्थापना 1957 में की। दिल्ली के जो योजना व जो विकास के लिए डीडीए का जो गठन किया गया था, डीडीए ने मास्टर प्लान तैयार किए थे जिनके आधार पर ही शहर के विभिन्न हिस्सों में आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक जो क्षेत्र है वो बनाए गए थे। तो इससे दिल्ली का जो ढांचा है वो व्यवस्थित रूप से इसमें विकास हुआ था, ये विकसित हुआ था डीडीए के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवास और आधारभूत ढांचे का विकास। तो दिल्ली में जो बड़ी संख्या वाले जो मकान है, फ्लैट्स है, सोसाइटीज है, इनका निर्माण किया गया। साथ में जो सड़कें हैं, फ्लाईओवर है, सीवर लाइन्स है, पानी की व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, सारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इन सब का भी विस्तार किया गया था। परिवहन व्यवस्था तो परिवहन व्यवस्था का आधुनिकीकरण। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में स्टार्ट हुई थी। दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को भी एक नया रूप दिया गया था, इसमें लोगों को सस्ता, तेज और पर्यावरण जो अनुकूल तो एक सफर है वो उनको मिल जाए। तो इसके साथ ही जो बस सेवा है, रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड ऐसी योजनाएं इन्होंने हमारे यातायात को भी काफी ज्यादा बेहतर बनाया था। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के बारे में बात करें तो दिल्ली में से कई ऐसे बड़े विश्वविद्यालय संस्थान है स्थापित है जो दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो कितने लोग हैं वो मतलब यहाँ पर आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने के लिए। जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, जीएनयू से
IITT दिल्ली मतलब एम्स जैसी सारी दिल्ली शिक्षाएं स्वास्थ्य केंद्रों का ये केंद्र बनी हुई थी। यहाँ से लोग दूर दूर से मतलब आते थे कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के लिए। आर्थिक विकास, तो दिल्ली में जो औद्योगिक क्षेत्र है जैसे ओखला, नरेला, बवाना, झिलमिल, इन सभी का विकास हुआ है। इससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़े हैं और इसके अलावा IT, मीडिया, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं की शुरुआत, तो स्वतंत्र भारत में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत दिल्ली में सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया था। पानी का बिल, बिजली, संपत्ति कर, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारी इस सभी का काम ऑनलाइन शुरू कर दिया गया था। इससे जनता को बड़ी सुविधा भी मिली थी। पर्यावरण और हरित विकास, तो दिल्ली जैसे जो महानगर है उसमें बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे, जैसे कि CNG बसें, वृक्षारोपण अभियान, यमुना सफाई, ऑड इवन स्कीम। तो इससे जो प्रदूषण है ना वो नियंत्रण की दिशा में कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए गए थे पर्यावरण से रिलेटेड। निष्कर्ष देख लेते हैं कि स्वतंत्र जो भारत है उसमें दिल्ली का विकास बहुआयामी रहा है। शरणार्थियों के पुनर्वास से लेकर मेट्रो नेटवर्क और आधुनिक शिक्षा संस्थान, डिजिटल सेवाएं, पर्यावरणीय जो उपायों तक है, दिल्ली ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज दिल्ली न केवल भारत की राजधानी है बल्कि ये एक आधुनिकता और परंपरा का एक अनोखा संगम भी है। दिल्ली का यही विकास निरंतर जारी करता है कि शहर आने वाले समय में और भी अधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित और जनमुखी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली के पुनर्गठन की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक विशाल और विविधताओं से भरा एक महानगर है। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी थी, शहरीकरण तेज हुआ था। अनेक प्रशासनिक सामाजिक चुनौतियां वो हमें देखने को मिलती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए शहर को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए दिल्ली के जो पुनर्गठन की दिशा है उसको महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इन प्रयासों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुधार लाना नहीं था बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, उनको समुचित योजनाएं और पर्यावरणीय संतुलन है वो प्रदान करना था। दिल्ली के पुनर्गठन की दिशा में किए गए मुख्य प्रयास, तो दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1957 में भारत सरकार ने 1957 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और ये हमारा पहला कदम था जिसमें दिल्ली को एक प्रशासनिक संरचना को इसका पुनर्गठित किया गया था। इस अधिनियम के तहत ही उपराज्यपाल की नियुक्ति हुई और नगर निगम की स्थापना भी हुई थी। इसमें मास्टर प्लान दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की स्थापना, तो 1957 में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान बनाना। जैसे मास्टर प्लान 1962, मास्टर प्लान 2001, मास्टर प्लान 2021 और अब मास्टर प्लान 2041, जिन सभी योजनाओं के जरिए दिल्ली को एक आधुनिक, हरित और टिकाऊ शहर बनाने का प्रयास कर रहा है। 69वां संविधान संशोधन है उसमें 1951 में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो 1951 जो संसद 69वां संशोधन जो संविधान है उसमें बताया था कि इसके तहत जो दिल्ली है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसका उसको दर्जा दिया गया था NCT। दिल्ली को एक विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था भी मिली थी। हालांकि पुलिस, भूमि, कानून व्यवस्था जैसे विषय आज भी इसमें आज सरकार के नियंत्रण के अंदर ही है। लेकिन ये संशोधन दिल्ली के प्रशासनिक जो पुनर्गठन की दिशा है उसमें एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन, दिल्ली की जो बढ़ती जनसंख्या है, संस्थान पर बड़े दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1985 में NCR नेशनल कैपिटल रीजन की स्थापना की थी और इसमें दिल्ली के आसपास के जिले जैसे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद ये सारे शामिल किए गए थे। इनका उद्देश्य था कि क्षेत्रीय संतुलन, संयुक्त योजना और विकास कार्य को साथ में रखा जाए, साथ में मिलकर उनको मतलब मैनेज करके इनको रखा जाए। नगर निगम का पुनर्गठन, 2012 में दिल्ली के नगर निगम को 3 भागों में बांटा गया था, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। तो 2022 में तीनों को पुनः एकीकृत करके एकल जो नगर निगम है वो बनाया गया, जिससे प्रशासनिक जटिलता है उसको कम किया जा सके। अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, तो दिल्ली में जो सैकड़ों अनधिकृत जो कॉलोनियां है वो विकसित की गई। केंद्र और दिल्ली सरकार ने इसे अनियमित करने के लिए विशेष कानून और योजनाएं लागू की, इससे जो लाखों लोग हैं उनको मकान का अधिकार मिले, बिजली पानी की सुविधा और कानून की सुरक्षा भी हो जाए।
पर्यावरणीय परिवहन सुधार क्या हुए थे, तो ऑड इवन योजना है वो स्टार्ट की गई थी। नंबर के अकॉर्डिंग जो व्हीकल्स है उनको चलाने के लिए ऑड इवन जो नंबर स्टार्ट हुए थे वो इसके थ्रू ही काम हो रहा था। तो सीएनजी जो वाहन है उसको अनिवार्य कर दिया था, क्योंकि पेट्रोल से निकलने वाली जो हार्मफुल गैसें हैं हमारे पर्यावरण पे काफी हमला करेगी। जिससे इससे ये चीज स्टार्ट की गई, सीएनजी वाली गैस, जो सीएनजी गैसें हैं वही चली जाएंगी, वही वाली गाड़ियां स्टार्ट होंगी। तो यमुना सफाई अभियान भी स्टार्ट हुआ था। दिल्ली मेट्रो का विस्तार किया था। ये सभी प्रयास जो शहर को एक अधिक पर्यावरण रूप से संतुलित और सुविधाजनक बनाने के लिए ही किया गया था। निष्कर्ष देखते हैं। दिल्ली का एक जो पुनर्गठन एक जटिल आवश्यक जटिल सा लेकिन एक आवश्यक प्रक्रिया है। जिसे प्रशासनिक सुधारों से लेकर योजनाबद्ध विकास, एनसीआर की दक्षिणी अवधारणाओं का सभी का प्रयास इसमें किया गया। तो दिल्ली को सुचारू सुव्यवस्थित नागरिकों के अनुकूल बना रहे। दिल्ली अभी भी जनसंख्या, प्रदूषण और संसाधन संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन जो पुनर्गठन की योजना है इन्होंने शहर को एक नई दिशा दी है, इनको आधार दिया। तो आने वाले टाइम में जो प्रयास है इनको प्रभावी ढंग से लागू करके दिल्ली को एक स्मार्ट, हरित और समावेशी राजधानी बनाने की कोशिश रहेगी। काबुल से अजमेरी फाटक, क्वेश्चन नंबर 6 है, काबुल से अजमेरी फाटकों तक शहर की दीवार को गिरा दिया जाए और खाई भर गई। तो इसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है जहाँ समय के साथ साथ लगातार बदलाव आते रहते हैं, आपको पता है। तो जो पुराने समय में दिल्ली शहर था उसमें चारों ओर से जो ऊंची दीवार है, दरवाजे हैं, उससे घिरा हुआ था। लेकिन सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण के उद्देश्य ऐसे बनाए गए थे कि फाटकों में जो काबुल गेट है, अजमेरी गेट है, इसके प्रमुख थे। जैसे दिल्ली में आधुनिकता होती गई थी, शहर का विस्तार हुआ, वैसे पुरानी जो संरचना है उनको बदल दिया गया। खासकर से काबुल से अजमेरी जो फाटक है उसकी दीवार को गिरा दिया गया और खाई को भरना और शहरीकरण, आधुनिकता जो विकास है उसको प्रतीक माना गया। तो दीवार गिरने और खाई भरने की जो प्रक्रिया है उसका ऐतिहासिक परिवर्तन है। सुरक्षा से विकास की ओर बदलाव। तो पुराने समय में शहरों में चारों ओर से घेरना ही काम की बात है, लेकिन जो बाहरी जो आक्रमण से सुरक्षा की जा सके। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत में अब दिल्ली का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने लगी, तब से ये दीवारें विकास में बाधा बनने लगी और इन दीवारों को गिरना इससे आवश्यक हो गया ताकि जो सड़कें हैं, परिवहन है, आवास की जो योजना है वो ठीक से लागू की जाए। काबुल से अजमेरी फाटक दिल्ली की पहचान। तो काबुल जो गेट है वो उत्तर पश्चिम और अजमेरी गेट दक्षिण पूर्व की दिल्ली की जो पुरानी दिल्ली है ना, वहां पर ये जो महत्वपूर्ण द्वार वहां पर स्थापित थे। और इन दोनों के बीच का जो इलाका है वो ऐतिहासिक प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। जब दीवारें गिराई गई, खाई भरी गई, तब इस क्षेत्र में नई सड़कें, इमारतें और कॉलोनियां भी बनाई गई थी। खाई भरने की आवश्यकता। तो जो पुराने समय में दीवार के पास सुरक्षा खाई बनाई जाती थी ताकि जो दुश्मन है वो अंदर ना घुस सके। लेकिन जो आधुनिक समय है इसमें ये खाई बहुत ही बेकार पड़ी हुई थी, जो कभी कभी जो गंदगी है, जल जमाव का जो एक कारण भी बन जाती है। इससे भरकर समतल जमीन बन गई थी। इस पर अब सड़कें, भवन, बाजार ये सब विकसित हुए थे। शहरी विस्तार का प्रतीक। तो जो इन पूरी प्रक्रियाओं ने दिल्ली को एक बंद शहर से खुली, गतिशील और आधुनिक जो महानगरी दिल्ली है उसकी बदलने में मदद की थी। इससे यातायात में सुधार हुआ था, शहर का फैलाव हुआ था और आम नागरिक को भी बेहतर सुविधाएं मिली थी। निष्कर्ष है कि काबुल से अजमेरी तक फाटक की दीवार है उसको गिराया था और खाई को भरा गया था। केवल एक भौतिक परिवर्तन नहीं था बल्कि एक मानसिक और प्रशासनिक बदलाव भी था। तो ये कदम पुराने किले बंद शहर की सोच की बाहर से निकलकर एक आधुनिक, खुले और लोकतांत्रिक समाज है उसकी ओर बढ़ने के लिए नई दिशा में इसको उठाया गया था। तो आज दिल्ली जिस रूप में हमारे सामने है, खुली सड़कें, जुड़ी हुई कॉलोनी और सुगम जो यातायात है उसके साथ, उसमें इस ऐतिहासिक परिवर्तन का बहुत बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किंग जॉर्ज पंचम ने भारत सरकार की जो सीट है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की इसमें घोषणा की थी। ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की जो राजधानी है वो लंबे समय तक कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता ही थी। बट पूर्वी भारत का जो प्रमुख जो व्यापारिक है, प्रशासनिक जो केंद्र था। लेकिन समय के साथ साथ अंग्रेजों ने महसूस किया कि भारत पर जो प्रभावी और नियंत्रण है उसको बनाए रखने के लिए ऐसी राजधानी की जरूरत है जो भूगोल और राजनीति दोनों दृष्टि से हमारे केंद्र में हो। इस पृष्ठभूमि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली के स्थानांतरित करने में इसकी ऐतिहासिक घोषणा कर दी। मतलब कोलकाता को रख रहे थे लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली को बोल दिया।
तो ये न केवल एक राजनीतिक निर्णय था बल्कि भारत के शहरी विकास और ब्रिटिश शासन की रणनीति का भी एक प्रतीक था। तो राजधानी स्थानांतरण की घोषणा, तो घोषणा का अवसर के बारे में बात करें, दिल्ली दरबार में 1911 में हुआ था। 12 दिसंबर 1911 की जो किंग जॉर्ज पंचम और किंग मैरी जो भारत आए थे, उन्होंने दिल्ली में किंग कैंप पे आयोजित राज्याभिषेक दरबार में उन्होंने ये ऐतिहासिक घोषणा की कि इस दरबार में हजारों भारतीय राजा महाराजा, ब्रिटिश अधिकारी और जनता मौजूद है। कारण है दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे इनकी क्या सोच थी। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से दिल्ली है जो भारत के मध्य में स्थित थी, जिससे जो प्रशासनिक दृष्टि है वो पूरे देश पर नियंत्रण बनाना आसान था। दिल्ली ऐतिहासिक रूप से भारत की प्रमुख राजधानी रही है। मुगलों में, खलीजों में और अन्य जो सुल्तानों की राजधानी भी यही दिल्ली थी। कलकत्ता में राष्ट्रीय आंदोलन और विरोध की जो बढ़ती घटनाएं वो अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय थी। इससे राजधानी को एक नए और शांत केंद्र में लाना बहुत जरूरी समझा गया था उस टाइम में अंग्रेजों ने। परिणाम और प्रभाव क्या थे कि जो नई दिल्ली की योजना और निर्माण है, घोषणा के कुछ वर्षों बाद ही अंग्रेजों ने नई दिल्ली को एक योजनाबद्ध राजधानी के साथ में इसको विकसित किया था और योजनाएं बनाई शुरू की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने वास्तु एडविन जो लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली का नक्शा तैयार किया और इसमें चौड़ी सड़कें, भव्य भवन और प्रशासनिक जो केंद्र है उसका निर्माण भी किया गया। पुराने और नई दिल्ली का मिलन, तो जो पुरानी दिल्ली है शाहजहानाबाद और जो नई दिल्ली का इसको मिला जुला स्वरूप आज भी शहर की विशिष्ट पहचान है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट जैसे भवन है वो इसी काल में बनाए गए हैं। राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र के रूप में दिल्ली का उदय, तो 1911 के बाद से दिल्ली धीरे धीरे सत्ता की ओर केंद्र बन गई थी। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, दिल्ली का जो प्रथम जो स्थायी राजधानी है वो उसको घोषित कर दिया गया। निष्कर्ष है कि किंग जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में कलकत्ता से दिल्ली की जो राजधानी है उसको बनाए जाने के लिए घोषणा जो भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें न केवल भारत की राजधानी को भौगोलिक रूप से केंद्र में लाया गया बल्कि जो दिल्ली है ना वो एक आधुनिक योजनाबद्ध और ऐतिहासिक शहर के रूप में स्थापित की गई। ये घोषणा उसके बाद की विकास प्रक्रिया है जो आज की दिल्ली की उन्होंने नींव बनाई और आज भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक जो दिल्ली है इसके रूप में विशेष पटल पर अपनी पहचान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वीं सदी की दिल्ली को आकार देने वाली जो प्रमुख हस्तियां उस पर निबंध लिखना है। तो 19वीं सदी में जो भारत के इतिहास में गहरे बदलाव और जागरण का दौर था। इस टाइम में जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक और राजनीतिक शैक्षिक रूप है उसके विचार को जन्म लेते हुए देखा है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली जो है वो हमेशा सत्ता और संस्कृति का केंद्र रही है और इस सदी में भी भारतीय जो नव जागरण है इसकी धुरी बनती गई है। 19वीं सदी की जो दिल्ली है उसको गहराई से प्रभावित करने और उसका नया रूप करने में एक महान हस्तियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है और इन हस्तियों ने न केवल अपने विचारों और समाज को बदला है बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी एक नई दिशा दिखाई है। 19वीं सदी की जो प्रमुख हस्तियां जैसे सर सैयद अहमद खान, तो उन्होंने दिल्ली के जो पुनर्गठन उसकी दिशा में कई प्रयास किए थे। इसके बारे में हम बात करेंगे। मिर्जा गालिब के बारे में बात करते हैं। तो मिर्जा गालिब है जो उर्दू और फारसी के महान शायर थे। इन्होंने दिल्ली की साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। 1857 क्रांति के बाद उन्होंने जड़ती हुई दिल्ली को अपने शायरियों में जीवंत रूप मतलब शायरों के थ्रू उसको प्रस्तुत किया था। जैसे उर्दू साहित्य को एक नई दिशा दी थी इन्होंने। सामाजिक जो परिवर्तन है, भावनात्मक संघर्ष को भी इन्होंने अपने शब्दों में बताया था। मौलवी ज़का-उल्लाह ने तो ये एक इतिहासकार, शिक्षक और लेखक थे जिन्होंने दिल्ली कॉलेज में शिक्षा दी थी और उर्दू भाषा में ऐतिहासिक लेखन को भी आगे बढ़ाया था। इन्होंने भारतीय इतिहास में एक नई दृष्टि को लिखने की कोशिश की थी। इनकी योगदान है कि भारतीय इतिहास का जो उर्दू में दस्तावेजीकरण किया था इन्होंने, शिक्षा और इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया था। हकीम अजमल खान, तो हालांकि जिसका प्रभाव 19वीं सदी के अंतिम वर्ष और 20वीं सदी की शुरुआत में हमें ज्यादा रहा था, लेकिन इनकी नींव 19वीं सदी में पड़ी थी और ये यूनानी चिकित्सा के विशेष शिक्षावाद और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय इसकी स्थापना में योगदान दिया था अपना। और इनके मुख्य योगदान थे यूनानी चिकित्सा का प्रचार किया और आधुनिक शिक्षा और मुस्लिम समाज सुधार में इन्होंने अपना योगदान दिया था। दिल्ली कॉलेज के जो विद्वान शिक्षक है अनुवादक है उसका समूह। तो दिल्ली कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज 19वीं सदी में आधुनिक विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञानों के अनुवाद का केंद्र बन गया था। यहाँ पर जो कार्य जो विद्वान है अंग्रेजी पुस्तकों को उर्दू में इनका अनुवाद किया। इससे जो भारतीय समाज में वो नए विचारकों का प्रवेश हुआ। विज्ञान, गणित और जो दर्शन है इसका ज्ञान का विस्तार हुआ। इस टाइम में आधुनिक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया।
नई जो इन हस्तियों का प्रभाव, तो इन सभी जो विद्वान, शायर, शिक्षक है, इन सुधारकों ने मिलकर एक ऐसी सांस्कृतिक और बौद्धिक भूमि को तैयार किया जिस पर दिल्ली के आधुनिक समाज की नींव रखी गई थी। और इन्होंने समाज को अंधविश्वास, कट्टरता, जैसे रूढ़िवादी इन सब से हटाकर शिक्षा, प्रगति और समरसता की ओर आगे बढ़ाया था। निष्कर्ष देखते हैं कि 19वीं सदी की जो दिल्ली है वो केवल एक ऐतिहासिक शहर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बौद्धिक केंद्र थी जहां परिवर्तन के बीज बोए गए थे। और सर सैयद जो गालिब, ज़ैकुर तो कई अन्य महान व्यक्तियों ने इसे परिवर्तन की दिशा दी थी। और इनकी सोच और कर्मों का प्रभाव आज भी दिल्ली की सांस्कृतिक, शिक्षा और समाज को देखा जा सकता है। ये निबंध हमें ये भी दिखाता है कि कुछ ऐसे महान लोग हैं जो समय की धारा को मोड़ सकते थे और एक पूरे समाज को उन्होंने नई पहचान भी दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली के पुनर्गठन की दिशा में प्रयास किए गए। तो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी होने के साथ साथ दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिल्ली की जो संख्या है वो तेजी से विस्तार में बढ़ रही थी। इसमें शहरी समस्याएं, बुनियादी ढांचे की कमी, प्रशासनिक जटिलता और पर्यावरणीय संगठन है, उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। और इन समस्याओं से निपटने के लिए दिल्ली एक आधुनिक, योजनाबद्ध और सुचारू राजधानी के रूप में इसने विकास किया था और विभिन्न स्तरों पर पुनर्गठन के प्रयास को भी इन्होंने शुरू किया था। दिल्ली के पुनर्गठन की दिशा में किए गए मुख्य प्रयास, तो दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1957 में 1957 में भारत जो सरकार से दिल्ली के प्रशासन अधिनियम है उसको पारित किया। इसके तहत दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया और इसके अंतर्गत ही दिल्ली नगर निगम की जो स्थापना की गई, जिससे शहर की सफाई, सड़कें, पार्क और जल आपूर्ति ऐसे जो कार्य है इसको स्थानीय निकायों की तरफ जिम्मेदार भी बनाया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना, तो दिल्ली के जो संयोजित विकास है उनके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए का गठन किया गया। डीडीए ने मास्टर प्लान 1962 से 2001 और 2021 और 2041 के तहत शहर के जो आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक है, हर क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाई है। और इन योजनाओं के उद्देश्य यह है कि बेहतरीन विकास को रोकना है और जो संतुलित जो शहरी विस्तार है उसको बढ़ावा देना है। 69वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया था, तो इस संविधान के तहत दिल्ली को जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा मिला था। इसके साथ ही दिल्ली में एक विधानसभा, मुख्यमंत्री की व्यवस्था भी की गई थी। हालांकि जो पुलिस है, भूमि है, जो कानून व्यवस्था है वो आज जैसे विषय भी आज भी केंद्र सरकार के अधीन ही आता है, क्योंकि ये बदलाव जो प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। राष्ट्रीय दिल्ली क्षेत्र जो की अवधारणा जो 1985 में की गई थी, दिल्ली की जो सीमा है वो बाहरी शहरीकरण से हो रही थी। इसे 1985 में जो एनसीआर है इसकी अवधारणा लाई गई। इसमें नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद ये सारे क्षेत्र इसके अंदर में आते हैं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की गई, जिसमें ताकि दिल्ली पर जो बोझ है वो कम हो और आसपास के क्षेत्रों को भी समान विकास मिल सके। नगर निगमों का पुनर्गठन, तो 2012 में एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया गया, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के। 2022 में इन तीनों को फिर से एक किया गया, नगर निगम के रूप में जोड़ा गया, ताकि प्रशासनिक जो कामकाज है उसमें समन्वय हो सके। ओके। अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, तो दिल्ली में जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें अनधिकृत कॉलोनियां विकसित हुई। केंद्र और दिल्ली सरकार ने इन्हें नियमित करने के लिए नीतियां बनाई, ताकि जो नागरिक है उसको बिजली, पानी और सीवर जैसी जो मूलभूत सुविधाएं है वो उनको मिल सके। इसमें लाखों लोगों को कानूनी स्वामित्व है उसके दस्तावेज मिले थे। परिवहन और पर्यावरण सुधार, दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में शहरी परिवहन के पुनर्गठन के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। ऑड-इवन जो स्कीम है वो चलाई गई थी। सीएनजी बसें और यमुना पुनर्जीवन योजना जैसे जो प्रयास है पर्यावरण सुधार की दिशा में एक सारे कदम उठाए गए थे। फ्लाईओवर, रिंग रोड, ईस्टर्न वेस्टर्न जो पेरिफेरल जो एक्सप्रेस है उन्हें बुनियादी ढांचे के लिए इसको विकास किया, इसको विकसित किए गए थे। निष्कर्ष, तो दिल्ली के पुनर्गठन के जो प्रयास है वो प्रशासनिक, शहरी नियोजन और पर्यावरणीय संतुलन है और नागरिक सुविधाएं जैसे विविध इसके पहलू उसको ध्यान में रखकर किए गए थे। इन प्रयासों को उद्देश्य केवल दिल्ली को एक आधुनिक, स्वच्छ और सुरक्षित जो सभी के लिए रहने योग्य दिल्ली मतलब उसको राजधानी बनाना था। तो इस जो समस्याएं देखने को मिली थी आज भी वो मौजूद है, लेकिन जो पुनर्गठन की दिशा में किए गए जो प्रयास है वो दिल्ली के लिए बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं और निरंतर जो निगरानी है, पारदर्शिता और जन भागीदारी है
उसमें इन योजनाओं को और अधिक सफल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 2 बताएंगे, शरणार्थी शिविर के बारे में बताना है और नई बस्ती कॉलोनी के बारे में। तो शरणार्थी शिविर को देख लेते हैं। शरणार्थी शिविर वो स्थायी स्थान होता है जहाँ पर उन लोगों का आश्रय दिया जाता है जिन्हें युद्ध, दंगे, राजनीतिक हिस्सा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घर है वो भारत छोड़ने पड़ते हैं उनको। भारत में विशेषकर 1947 के बाद भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय ये बड़ी संख्या में शरणार्थी दिल्ली और अन्य शहरों में पहुंचे थे। उनके लिए अस्थायी शिविर बन गए थे जहां उन्हें भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और अस्थायी जो आवास है वो उनको प्रदान किए गए थे। शरणार्थी शिविर ने न केवल जो पीड़ित लोग हैं उनको तत्कालीन राहत दी थी, बल्कि उन्होंने नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर भी दिया था। इन शिविरों में अत्यधिक भीड़, संसाधन की कमी और अस्वस्थ वातावरण की समस्याएं भी देखी गई थी। फिर भी यह मानवीय सहायता को एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहा है कि इसमें लाखों लोगों को दोबारा खड़े होने का उन्होंने समर्थन को सहारा दिया था। तो नई बस्ती कॉलोनी ने उन आवासीय क्षेत्रों को कहा जाता है जहाँ किसी शहर के विस्तार, पुनर्विकास की योजना है उसके अंतर्गत बसाई जाती है। विशेष रूप से दिल्ली जैसे महानगर में विभाजन और शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के चलते कई नई जो बस्तियां हैं वो विकसित हुई थी, और इन कॉलोनियों का उद्देश्य ये था कि शरणार्थी और जो गरीब वर्ग के अनाधिकृत जो बस्तियां में रहने वाले जो लोग हैं वो एक व्यवस्थित और कानूनी जो अभ्यास है उसको उपलब्ध करा सके। नई बस्तियां कॉलोनी अक्सर सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विकास की ओर जाती हैं, जहाँ आवश्यक जो सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, ये सारे उपलब्ध कराए गए थे। और जो शुरुआती दौर में इन कॉलोनियों में बुनियादी ढांचों की कमी, अव्यवस्था भी देखी जाती है, लेकिन समय के साथ साथ ये जो इसके इलाके हैं ये पूर्ण रूप से विकसित और आवासीय क्षेत्र में बन जाते हैं। और नई बस्ती कॉलोनियां सामाजिक पुनर्विकास और शहरी समानता है उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास भी मानी जाती है। तो हमारे ये 10 क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गए। किसी का कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी अगर पीडीएफ आपको बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर जाकर मैसेज करके आप वहां से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो लेक्चर देखकर भी अपनी जो एग्जाम की तैयारी है उसको कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम आपको कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो उस पर आ जाएगी। तो मेजोरिटी में जो सबके एग्जाम होंगे उस पर ही मैं आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो कमेंट करके बताइएगा आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है। क्या मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द